अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मुझे बताया जाए कि लास्ट टाइम हम कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था, ताकि उससे ऑनवर्ड्स मैं फिर स्टार्ट कर सकूं। क्योंकि बहुत सारी क्लासेस पढ़ानी होती हैं तो याद नहीं रहता कहाँ क्या पढ़ाना है। बताइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। असद बच्चे थैंक यू, तहसीन, जैनब थैंक यू सो मच। जी, टॉपिक याद है? नोट्स बना रहे हैं साथ साथ के? कोई नहीं, बस जो आपको उसके वो स्क्रीनशॉट भेज दिए जाते हैं या वही लेकर खुश हो रहे हैं? अपने पर्सनल नोट्स बना रहे हैं कि नहीं? नहीं बना रहे तो बनाना चाहिए भाई। डेलीगेट का स्टूडेंट इतना लेजी नहीं होता, मैं बता दूं। बहुत कॉन्शियस होता है सर वो। स्टॉपिंग डिस्टेंस पढ़ रहे थे। क्या स्टॉपिंग हमने डिस्टेंस। ओके ओके माय सन, क्या हमने थर्ड लॉ पढ़ लिया था? न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ लिया था? ओके। सो आज के लेक्चर में हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे, और न्यूटन थर्ड लॉ के बाद हम मोमेंटम की बात करेंगे और इम्पल्स की बात करेंगे। लाइक मर्जी हुई तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिएगा, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मुझे बताया जाए कि क्या साउंड और पिक्चर क्लियर है? साउंड और पिक्चर क्लियर है बेटा? यस, मुझे तो क्लियर लग रही है, बाकी आप भी बता दें। यस सर, क्लियर है। ओके ओके थैंक यू। ओके, तो न्यूटन थर्ड लॉ की बात हो रही है। न्यूटन थर्ड लॉ की डेफिनेशन तो अ, अगर किसी ने जिंदगी में फिजिक्स नहीं ना पढ़ी तो उसको भी आती है। कल ही मेरे केमिस्ट्री के दोस्त कह रहे थे कि और सर जी आपको पता तो है, हम बात कर रहे थे ना इसकी, कि कल वो बहुत ज्यादा हीट वेव चल रही थी। मैंने कहा यार शाम का वक्त हो गया और कितनी अभी भी हीट है। तो कहते, मैंने कहा यार दरख्त लगाने बहुत जरूरी है। कहते हैं सर जी वो आपको पता तो है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। मैं क्या, वाह क्या बात है। तो भाई ये हर एक को पता होता है, एवरी एक्शन, एवरी एक्शन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड यस, ऑपोजिट। शाबाश। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। एक बात, इसके अंदर ज्यादातर क्या मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लाइक क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? वो आपसे पूछता है कि एक्शन एंड रिएक्शन कैन बैलेंस ईच अदर, नेवर बैलेंस ईच अदर, मे बैलेंस और मे नॉट बैलेंस ईच अदर। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो इसमें हम क्या करते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन नेवर बैलेंस। बैलेंस का बेटा वर्ड आ जाए या कैंसल का वर्ड आ जाए? नेवर बैलेंस और कैंसल ईच अदर। उसकी वजह क्या है? लाइक अगर मैं चल रहा हूं तो मैं जमीन पर फोर्स लगा रहा हूं, और इन रिएक्शन जमीन मुझ पर फोर्स लगा रही है, और मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो मेरा जमीन पर फोर्स लगाना एक्शन है विद माय फीट, और जमीन का मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना ये अर्थ का रिएक्शन है। तो लाइक अगर आप दीवार पर एक बॉल मारते हैं तो दीवार पर बॉल का लगना एक्शन है, और रिएक्शन में दीवार उस बॉल को वापस की तरफ मूव करवाती है। ओके, आप एक बोर्ड पर है और आपने कोई ऑब्जेक्ट को बाहर बोर्ड से ऐसे फेंका है, तो अब रिएक्शन के तौर पर क्या होगा? आपका बोर्ड से बाहर की तरफ उस ऑब्जेक्ट को फेंकना एक्शन है, और रिएक्शन के तौर पर आपकी बोर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन है। जैसे
और एग्जांपल इसकी ले सकते हैं हम। अ, जैसे हमारे पास रॉकेट प्रोपल्शन होती है। रॉकेट को जब लॉन्च करते हैं तो वहां पर भी एक्शन और रिएक्शन हो रहा होता है। हॉट गैसेस का उसके रियर साइड से निकलना विद हाई स्पीड, ये एक्शन है। और रिएक्शन के तौर पर जो रॉकेट है वो अपवर्ड मूव करता है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ जहां पर हम एक्शन और रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस क्यों नहीं करते? देखें, अगर तो लाइक ये पेन है, अगर इस पर मान ले ये वाली फोर्स एक्शन है और ये इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो रिएक्शन है, तो ये तो एक ही बॉडी पर फोर्स लग रही है और ये बॉडी हो गई रेस्ट में। इस पर दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और ये बॉडी रेस्ट में हो गई, या रेस्ट में नहीं है तो ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही हो, और ये करती है। ओके, तो भाई वजह क्या है? बॉडीज फिर भी मूव कर रही होती हैं, और जब एक्शन और रिएक्शन एक्ट करते हैं तो बॉडीज इक्विलिब्रियम में नहीं रहती। ठीक है, मैं ये बात भी लिख देता हूँ। अच्छा, इसकी वजह है कि दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। दे डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी, ये सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करते। दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एक बॉडी पर हो रहा होता है और रिएक्शन दूसरी बॉडी पर हो रहा होता है। ओके, एक और बात, दे एक्ट साइमल्टेनियसली। साइमल के स्पेलिंग ओ से होंगे, यू से होंगे? साइमल्टेनियसली, आई थिंक मैंने राइट। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब होता है? फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम। अगर एक सेकंड के लिए एक्शन हुआ है ना, तो एक सेकंड के लिए ही रिएक्शन हो रहा होगा। क्या पहले एक्शन होगा बाद में रिएक्शन? नो, दे एक्ट एट द सेम टाइम। जैसे ही एक्शन स्टार्ट होता है, रिएक्शन फौरन स्टार्ट हो जाता है, वो टाइम नहीं लेता। ओके, जब एक्शन और रिएक्शन होता है तो बॉडीज नॉर्मली बॉडीज आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में रह जाए और दूसरी बॉडी ना रहे, यानी कि ओवरऑल जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। बॉडीज का मतलब दोनों बॉडीज का सिस्टम। ठीक है, ऐसा मुमकिन है एक बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे और दूसरी ना रहे। ओके, और इसमें क्या पॉइंट हो सकता है? एक्शन और रिएक्शन के अंदर और क्या? एक्शन और रिएक्शन जो है ना, न्यूटन थर्ड लॉ जो है, ये हमें बताता है कि जो फोर्सेस हैं दे एग्जिस्ट इन पेयर्स। सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक फोर्स है तो उसके नतीजे में दूसरी फोर्स भी मौजूद है। फोर्सेस फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स। फोर्सेस पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये कुछ बातें थी, और भी बातें होंगी। वो मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर होंगी। तो आपको क्या काम करना है? आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं ना कि आप छा जाएं एमडी कैट के अंदर, तो एमडी कैट के अंदर जो भी बच्चा बैठा है वो इतने ही कैलिबर का है जितने के आप। लेकिन फर्क कहाँ प्रोड्यूस होगा? डिफरेंस वहां प्रोड्यूस होगा जहां पर मेहनत ज्यादा हो। और मेहनत किस काम में ज्यादा करनी है? आप स्ट्रेटजी में आपको बता देता हूँ। आपने सर के लेक्चर लेने हैं, ये सर के लेक्चर आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, और इन लेक्चर्स को लेने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। सर कितनी प्रैक्टिस करनी है? मैक्सिमम करनी है, दिन रात करनी है बेटा। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आप छा जाएंगे, और फिजिक्स जैसा मुश्किल सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते और सिर्फ इसी पर इन्हसार करते हैं कि बस कॉन्सेप्ट आ गए हैं, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना नहीं सीखते बाय योर प्रैक्टिस,
फिर मुश्किल है बेटा। फिर आप अ, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई है, इसको पल्ले से बांध ले और भूलिएगा मत। ओके। हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम जो है, सर कौन से प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करते हैं? अच्छा मेरे बच्चे, प्रैक्टिस जो आपने करनी है उसमें जो एक तो आपकी लोकल मार्केट की जो प्रैक्टिस बुक्स है ना, आपने उधर से ही करनी। लाइक मैं कहूंगा कि अगर आप स्टार्स की प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपके लिए जो किप्स है या स्टेप है या दूसरे जितने भी दीगर अदारे हैं एमडी कैट जो करवाते हैं, उनकी जो प्रैक्टिस बुक है वो मुश्किल नहीं रहेंगी। तो आप आप पहले क्या काम करें, अभी ये जो आपका ड्यूरिंग रेगुलर सेशन है, इसमें आप ये करें कि आप स्टार्स की प्रैक्टिस की मुकम्मल प्रैक्टिस कर ले और हर एमसीक्यू करें। लाइक अभी एक चैप्टर ही आपका मुकम्मल हो जाएगा जब, तो इसके सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस डन होनी चाहिए फ्रॉम द स्टार्स प्रैक्टिस बुक। ओके। और इस तरीके से क्या होगा, आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका जो है ना टेस्ट, वो एक अच्छा होगा, बेहतर टेस्ट होगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप 40 से अबव रहेंगे आउट ऑफ 50, और अगर आप रिपीटर हैं तो आप 45 से अबव रहेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, फिर जब सेकंड फेज आएगा, लाइक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, फिर आपको अगेन आपके पास 120 डेज है ऑलमोस्ट। अभी जो कल की न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं देख रहा था, तो आपका जो पेपर होने जा रहा है वो सितंबर के लास्ट वीक में, लाइक 28 सितंबर को होएगा, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। वो अक्टूबर का फर्स्ट वीक फिर 5 अक्टूबर बनता है। इस तरीके से फिर आपके पास ऑलमोस्ट 4 मंथ्स है, और ये एक अच्छा खासा टाइम है। मेरे ख्याल में अब तक का सबसे ज्यादा मिलने वाला टाइम है ये। तो इतने टाइम में कोई फ्रेशर बच्चा है वो भी छा जाएगा, और अगर कोई रिपीटर है तो वो भी छा जाएगा। लेकिन अगर रिपीटर ने लेसी लिया खुद को, तो यकीन जाने वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। इतना ज्यादा टाइम फ्रेशर के हाथ में बहुत ज्यादा है, और रिपीटर अगर फेडअप हो जाता है इतना पढ़ पढ़ के, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर फेडअप नहीं होना, बस लगे रहो, जान ना छोड़ो इसकी। ओके, क्लियर है? तो उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप एक और प्रैक्टिस बुक लें। आप ऑनलाइन ऑर्डर हो जाते हैं, किसी को भी ऑर्डर करें, किसी को कर लें, किसी को भी कर लें, आपके घर में वो प्रैक्टिस बुक पहुंच जाएगी। ये कोई मसले वाली बात नहीं है। लोकल से ही करनी, इंटरनेट से नहीं करनी। ओके। मोमेंटम की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बेसिक बात करते हैं। तो बेसिक बात इसकी ये है कि मोमेंटम क्या होता है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन possessed बाय द बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन। ओके। एक और डेफिनेशन इसकी है, वो है प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ mass एंड वेलोसिटी। mass और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को भी हम क्या बोलते हैं, मोमेंट को बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है P इक्वल्स टू एम। और इसके अलावा इसका फॉर्मूला है P इक्वल्स टू अंडर रूट 2m इंटू किनेटिक एनर्जी। और इसके अलावा किनेटिक एनर्जी की जगह पर आप लिख सकते हैं P इक्वल्स टू अंडर रूट 2m क्यू वी। एनर्जी, प्रैक्टिकल एनर्जी, क्यू डेल्टा वी या क्यू वी, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा किनेटिक एनर्जी के साथ इसके और भी रिलेशंस बनते हैं। लाइक किनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर ना, उधर से हाफ पी वी इसका रिलेशन बन जाता है। इसमें मोमेंटम आ रहा है, तो यहाँ से अगर आप मोमेंटम को सेपरेट करें, तो मोमेंटम का रिलेशन क्या बन जाएगा? मोमेंटम का रिलेशन यहाँ से बन जाएगा P इक्वल्स टू 2 टाइम्स किनेटिक एनर्जी ओवर वी। ओके। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, मैं आपसे ऑरली क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो बताओ बॉडी की स्पीड कितनी हो? ऑप्शन देता हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड,
5 मीटर पर सेकेंड 0, बताएं क्या ऑप्शन होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। गुड, शाबाश। ऐसे में ये ऑलरेडी आपने इस फॉर्मूला को देखा, जब P और काइनेटिक एनर्जी सेम हो गए तो ये काइनेटिक एनर्जी P से कट गया, V इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो V इक्वल टू 2 आ गया आंसर। तो आपकी स्पीड कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकेंड। ये अभी जो गालबन ये पिछले जो इसके पंजाब के हुए ना पेपर, उसमें शायद ये एमसीक्यू है जहां तक मुझे याद है, या फिर जब मैं केप्स में करवाता था तो वहां पर ही अक्सर एमसीक्यू आ जाता होता था। खैर, ओके। तो मोमेंटम के और भी फॉर्मूलाज होंगे, लाइक जब आप P इक्वल सर टू एच और यस प्लीज। सर ये फॉर्मूला कैसे आया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 pv? जी मैं बता, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ओके, इस v स्क्वेयर को मैं दो दफा लिख सकता हूँ इस तरीके से, 1/2 एम वी इंटू वी। ओके, अब ये जो एम वी है ये क्या बन जाएगा? मोमेंटम बन जाएगा ना? क्लियर है? मोमेंटम बनेगा ना, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा यस। हाफ पी वी। ओके, और इसी इसी फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला से ये वाला P²/2m वाला बनता है, ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, ये भी इसी फॉर्मूला से ही बनता है। ओके, अगर हम बात करें यूनिट ऑफ मोमेंटम की, तो मुझे बताएं यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? ऑप्शन में आपको देता हूँ, कुछ चीजें ऑलरेडी भी हो जाती हैं। लाइक ऑप्शन ये है कि कितना मीटर पर मोमेंटम का सेकंड एसआई यूनिट और है न्यूटन? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, न्यूटन सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोथ ए एंड बी। जी क्या बताएंगे? न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोथ ए एंड बी। जी मैक्सिमम स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड कह रहे हैं, ए एंड बी आ गया आंसर। बोथ ए एंड बी। तहसीन तहसीन का आंसर आ गया ए एंड बी। मरियम both ने भी A and जवाब B. दिया है। अलीजे अलीजे का भी आंसर आ गया, मानूर का भी आ गया, जैनब का भी। तो बच्चों इसका आंसर है किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। सो अलीजे, यामीन, यू आर द विनर। इसका एसआई यूनिट जो है ना, एसआई यूनिट अगर एसआई पूछ ले तो वो बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ही होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन सेकेंड। बट न्यूटन सेकेंड इज नॉट द एसआई यूनिट। न्यूटन सेकेंड किसका एसआई यूनिट है? न्यूटन सेकेंड इम्पल्स का एसआई यूनिट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, यहां से इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन बहुत सिंपल है फिर, एम एल T-1। ओके, अगर हम बात करें कि ये जो मोमेंटम है ये क्वांटिटी कौन सी है, तो बताएंगे भैया आप कौन सी क्वांटिटी है? जी मेरे वेक्टर बच्चों क्वांटिटी। बताइएगा, कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर से। Vector. स्केलर या वेक्टर। वेक्टर? Vector. सर वेक्टर। स्केलर की आवाज आ रही है मुझे? वेक्टर वेक्टर। अच्छा अच्छा, ठीक है मैं ऐसे ही कर रहा। ओके, सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भैया अगर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट मस्ट हैज डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए फिर। तो बताइएगा इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी सर इन डायरेक्शन द होगी, डायरेक्शन ऑफ यस वेलोसिटी। along the direction of velocity. अलोंग वेलोसिटी, या अलोंग मोशन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अलोंग वेलोसिटी या अलोंग मोशन। तो अब आप देखिए, अगर हम इसके अलावा बात करें मोमेंटम के और रिलेशंस की, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, वो चेंज इन मोमेंटम का रिलेशन याद है आपको?
एफ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जरूरत है अगेन लिखने की, लेकिन मैं आपके लिए लिख देता हूं, वो एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अच्छा, यहां से ना मैं आपको एक और भी चीज सिखा देता हूं कि ग्राफ कैसे डेवलप करते हैं। लाइक ग्राफ्स इस तरीके से बनते हैं, आपके पास सिचुएशन ये है, व्हेन एम सेम, मैथ जब सेम हो तो हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है। मान लो ये ग्राफ है That means you use what? पी और वी का। ओके, अब पी और वी का ग्राफ कैसा बनेगा, मोमेंटम और स्पीड या वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। यस एग्जैक्टली, Straight स्ट्रेट लाइन line. बनेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है पी का वी के साथ डायरेक्ट रिलेशन। जब हमारे पास मैथ सेम हुआ तो पी और वी में डायरेक्ट रिलेशन आ गया, और पी और वी में डायरेक्ट रिलेशन, जब भी दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशन हो तो हमने ये बात पढ़ी हुई है, उनका ग्राफ एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, दूसरी बात, अगर मोमेंटम सेम हो, ये सिचुएशन यूं बन जाती है, इफ एम सेम, अगर मोमेंटम सेम है तो फिर वो आपसे कहता है कि भाई आप हमें बताएं कि मास और वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा। मोमेंटम सेम है एक ऑब्जेक्ट का, और मास और वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा अगर मास वेरी कर रहा है। जैसे होता है ना प्रोजेक्ट, उसके अंदर क्या नाम है, रॉकेट के अंदर जैसे जैसे बॉडी रॉकेट ऊपर जा रहा होता है उसका मास कम हो रहा होता है, तो ऐसा मुमकिन है कि मास वेरी कर रहा है। एक एक ट्रक है, उसके अंदर कोई चीज लोडेड है, लाइक कोई कंक्रीट लोडेड है या बजरी टाइप, तो जब वो मूव कर रहा है उसकी वो कंक्रीट गिरती जा रही है तो उसका मास कम होता जा रहा है ना। तो ऐसा भी तो मुमकिन है ना भाई, मोमेंटम सेम रहा, मास और वेलोसिटी का ग्राफ अब क्या बनेगा जी, कैसा बनेगा? Inverse होगा सर. यस, इनवर्स ग्राफ बनेगा। एम और वी में इनवर्स रिलेशन आ जाएगा, और जब दो चीजों में इनवर्स रिलेशन हो तो उनका ग्राफ इनवर्स ग्राफ बनता है, और वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके हो गया जी, ये देखें ना, एम और वी में प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो वी इधर ले आए तो एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, या वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, इससे फर्क नहीं पड़ता। सर, तो यस प्लीज। सर हम यहाँ पे ना ऊपर से नीचे की तरफ लाइक इंक्लाइंड लाइन वाला क्यों नहीं बना सकते? एक्चुअली बेटा जो ग्राफ होते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ग्राफ बेसिकली बनते हैं आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा से। आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आप उससे डेटा लेते हैं और उस डेटा को आप प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। वाई एक्सिस पर कुछ वैल्यूज ले रहे होते हैं, एक्स एक्सिस पर कुछ वैल्यूज ले रहे होते हैं, फिर आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, और आप उन सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक बेस्ट फिट जो लाइन बन रही होती है वो लाइन ड्रा करते हैं, और वो आपका ग्राफ होता है। तो जब हमने ऐसे ग्राफ्स बनाए बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जब भी दो चीजों में इनवर्स रिलेशन होता है तो उनका ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोमेंटम के साथ हम पढ़ते हैं इम्पल्स को। इम्पल्स जो है ये मोमेंटम के साथ मिलाकर पढ़ी जाती है, और कोई बताएगा मुझे कि इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है? When a large force acts on a body for a short interval of time, then the product of force and time is called impulse. एक Product of force दूसरी and time is डेफिनेशन, impact. दूसरी डेफिनेशन क्या है? गुड, शाबाश पिज्जा बच्चे, शाबाश। ओके, Change in moment. यस, चेंज इन मोमेंटम, ये भी एक डेफिनेशन है। तो I इक्वल्स टू एफ क्रॉस टी पूछ लेता है कि ये जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स है, क्या ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है, क्या ये एवरेज फोर्स है, क्या ये कांस्टेंट फोर्स है? तो ये कौन सी फोर्स लेते हैं नॉर्मली?
जी एवरेज फोर्स। यस, एवरेज फोर्स, ये हम लेते हैं एवरेज फोर्स। और दूसरी बात, ये जो इंपल्स है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? जी, मैंने साइन भी लगा दी है। कौन सी क्वांटिटी है मेरे बच्चों, बोल दिया करो। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन ये है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चों स्क्रीन नजर आ रही है? आई थिंक इंटरनेट का इशू हो गया था। बच्चों बताइएगा जरा, चीजें क्लियर है? साउंड, पिक्चर? एक्चुअली वो शायद इंटरनेट का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर आगे प्रोसीड करूँ? बताइएगा, शाबाश। ये दोबारा से पॉइंट्स रिपीट कर देंगे? मुझे बताएं कि क्या अभी चीजें क्लियर है? बीच में इंटरनेट का इशू हो गया था इसलिए शायद वो डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, इज इट ओके राइट नाउ? पूरा घर आ रहे सर, मुझे लग रही थी मेरे वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, स्टिल नॉट क्लियर। क्या चीज क्लियर नहीं है बेटा? साउंड क्लियर नहीं है या पिक्चर क्लियर नहीं है? नो सर, सर साउंड क्लियर है, पिक्चर क्लियर नहीं है। पिक्चर, ओके, लेट मी रीसेट इट। अब देखिएगा जरा, अब कैसा है स्टेटस? फाइन? बेटे। अब सही है, अब सही है। ओके ओके। तो हम बात कर रहे थे इम्पल्स की। इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग फोर्स और अलोंग द चेंज इन मोमेंटम। ओके, और इम्पल्स जो है ये, इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकंड। यस, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन सेकंड, विच इज इक्विवेलेंट टू किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। ओके, अगर हम बात करें इसमें ग्राफ की, तो हमारे पास एक ग्राफ है, मान लो फोर्स टाइम ग्राफ है। इधर फोर्स है और इधर टाइम है। ये फोर्स टाइम ग्राफ जो है, इसका एरिया आपको क्या देता है? एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स अस, क्या देगा जी? ये आपके सामने ग्राफ है, मैं इसी से एक क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, एक एक्स वाई एक्सिस पर ये 10 न्यूटन फोर्स है, यहाँ टाइम है। आपसे वो पूछता है फाइंड फाइंड
इम्पल्स इम्पल्स पूछ ले और चेंज इन मोमेंटम पूछ ले। ये सामने ग्राफ गिवन है। अब इस ग्राफ से हम इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, हमने देखना है दो चीजों को, या तो हम स्लोप देखते हैं या हम एरिया देखते हैं। अगर हम एफ और टी को मल्टीप्लाई करें एरिया के लिए, वाई और एक्स एक्सिस को मैंने कहा था सिंपली मल्टीप्लाई कर दे, जो क्वांटिटी आएगी वही आपको उस जो ग्राफ है उसका एरिया आपको वही क्वांटिटी दे रहा होगा। लाइक अगर मैंने यहाँ वाई एक्सिस पर फोर्स को रखा है और एक्स एक्सिस पर टाइम को रखा है, तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होता है? इम्पल्स होता है या चेंज इन मोमेंटम होता है। अगर मुझे यहां से चेंज इन मोमेंटम अगर मुझे यहां से चेंज इन मोमेंटम को फाइंड करना है, तो फिर उसके लिए मैं क्या काम करता हूं, मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं। कोई मुझे बताएगा ये कौन सी शेप है? जी कौन सी शेप है ये? ट्रेपीजियम। ओके, ट्रेपीजियम। सेम सेम आई जा रहा है, क्या चीज है भाई? सेम किसको कहते हैं? सेम इशू है। ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। वो फॉर्मूला है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन सी है? यहां से लेकर एक ये वाली साइड और एक ये वाली। ये कितनी है? ये 10 है। अब ठीक है सर। अब ठीक है। यस। ओके, ओके। तो हमने इसका एरिया निकालना है और ये है ट्रेपेजियम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली दो पैरेलल साइड है और ये हाइट है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, 4 + 2 कितना हुआ? सर 6। सर 6/2 प्लीज कितना हुआ? अगेन रिपीट कर देना। सर नेट का इशू था, इस वजह से समझ नहीं आई सर, प्लीज एक दफा रिपीट अगेन कर दें। जी मैं कर देता हूँ। ओके, ये आपके सामने फोर्स टाइम ग्राफ है। इस फोर्स टाइम ग्राफ से वो आपसे कह रहा है इम्पल्स फाइंड करें या चेंज इन मोमेंटम फाइंड करें। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, इसके अंदर जो एरिया है ना, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, वो आपको देता है इम्पल्स या वो आपको देता है चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो अगर आप ये एरिया निकाल लें तो एक्चुअली आपने क्या निकाल लिया? आपने चेंज इन मोमेंटम को निकाल लिया या इम्पल्स को निकाल लिया। अब आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये शेप कौन सी है। तो ये एक ट्रेपीजियम है। ओके, तो ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमें याद है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पैरेलल साइड यहाँ कौन कौन सी है? एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है और ये इनकी हाइट है। तो ये 4 है और ये 2 है और ये वाली हाइट जो है ये 10 है। तो 4 + 2 × 10 हमने कर दिया। 4 + 2 कितना हुआ बेटा? 6। 6/2 कितना हुआ? 3। और 3 कितना हुआ? 30। सो 30 न्यूटन सेकेंड इज योर मोमेंटम और इम्पल्स। तो ऐसा भी मुमकिन है, मैं इसी क्वेश्चन को यूं थोड़ा सा ट्विस्ट देता हूं। मैं ये कहता हूं बाय 1 गेट 1 फ्री। मैंने ये कहा कि भाई सीन ये है कि बॉडी का, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं। इफ इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू 0, फाइंड फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम बताएं। तो अब क्या होगा? अब आपने डेल्टा पी निकाल लिया है। तो डेल्टा पी अगर निकाल लिया हुआ है तो बस फिर मामला आसान हो गया है।
डेल्टा पी इक्वल्स होता है पी एफ माइनस पी आई, और ये इक्वल टू 30 है। ओके, तो पी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर 30 न्यूटन सेकेंड। ऐसा इसलिए है क्योंकि पी आई हमारे पास क्या है 0। सेम सिनेरियो है, मैं आपसे कह देता हूं यही क्वेश्चन है, आप फाइनल स्पीड निकालें उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या है। यस गुड, शाबाश। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी निकालें। इफ क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन ये है इफ मैस बॉडी का 2 kg हो तो इसकी फाइनल स्पीड बताएं कितनी होगी। ऊपर वाला सिनेरियो वही है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और द इनिशियल मोमेंट ऑफ द बॉडी इज 0। ये दोनों कहानियां हो सकती हैं। यस, शाबाश मेरे बच्चों। तो अब आपने यही वाला रिलेशन अगेन यूज कर लेना है। कैसे? पी एफ इक्वल होता है एम वी एफ इक्वल्स टू 30, तो वी एफ विल बी इक्वल्स टू 30 over 2 and it will become Vf equals to 15 meters per second। अब आपने देखा एक ही ग्राफ से आपसे कितनी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे इंपल्स पूछी जा सकती है, आपसे मोमेंटम पूछा, चेंज इन मोमेंटम पूछा जा सकता है, आपसे फाइनल मोमेंटम पूछा जा सकता है, आपसे फाइनल स्पीड पूछी जा सकती है। और ये डिपेंड करता है कि आपको डेटा क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंग फिर आप वो चीजें फाइंड कर लेंगे। इंपल्स के अंदर ना और भी बड़ी अच्छी चीजें हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन इस सर तरीके से अगर आता है कि जो इम्पल्स है ना, आप जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई की, लाइक मैंने अपने इस हाथ को हिट किया, तो मैंने एक इम्पल्स अप्लाई की इस हाथ पर, ठीक है, अब मैंने कोई ना कोई फोर्स तो लगाई होगी ना। अब जो मैंने फोर्स लगाई है उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इम्पल्स प्रोड्यूस होनी है। वो डिपेंड करता है कि मैंने फोर्स कितनी अप्लाई की है। लाइक आप एक फुटबॉल को हिट करते हैं, आपने एक स्पेसिफिक टाइप की फोर्स उस पर लगाई, यानी कि एक अच्छा खासा जोर लगाया या कम लगाया, वो आपकी फोर्स होगी, वो डिसाइड करेगी कि इम्पल्स कितनी होनी है। अब इम्पल्स एक स्पेसिफिक फोर्स के लिए होती है सेम, आई इक्वल्स टू एफ क्रॉस टी होता है। तो गिवन फोर्स के लिए इम्पल्स क्या हो गई सेम, और जब इम्पल्स सेम होती है तो फिर ये दोनों चीजें वेरी कर सकती हैं। लाइक ऐसा मुमकिन है ये दोनों दो जब चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, तो उनमें इनवर्स रिलेशन हो जाता है, फिर एफ और टी में इनवर्स रिलेशन आ जाता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा तो इंपल्सिव फोर्स क्या करेगी, कम हो जाएगी। अगर टाइम ऑफ कोलिजन कम हो जाएगा तो इंपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल है कि आप एक स्टोन को हिट करते हैं, मान ले एक स्टोन है, इसको आपने हिट किया, और एक फुटबॉल है, इसको आपने हिट किया, ज्यादा इंपल्सिव फोर्स किस पर लगेगी, क्वेश्चन ये है, ज्यादा इंपल्सिव फोर्स किस पर लगेगी, स्टोन पर या फुटबॉल पर? स्टोन पर। स्टोन पर। स्टोन पर। ओके, अच्छा इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है टाइम ऑफ कोलिजन। जब आप स्टोन को हिट करते हैं, दिस इज स्टोन एंड दिस इज फुटबॉल, तो फिर होता क्या है, ये होता है कि यहां पर टाइम ऑफ कोलिजन कम होगा। जब यहां टाइम ऑफ कोलिजन कम होगा तो यहां इंपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगी, और इसके केस में टाइम ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा, तो फिर यहां पर इंपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फुटबॉल को जब हिट करते हैं ना तो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी आता है, एक हेलमेट है उसको आप पैड करते हैं, तो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? मैं एक एमसीक्यू बना के आपको दे देता हूं इस तरीके से। एमसीक्यू, अ हेलमेट
is padded ऑप्शन अल्फा है टू इंक्रीज फोर्स, टू इंक्रीज टाइम ऑफ collision, to decrease time of collision both A and B। जी बताएं कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन बच्चे दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा स्टोन पर क्यों फोर्स लगेगी, तो इसकी रीजन मैंने बता दी हुई है। स्टोन पर टाइम ऑफ कोलिजन कम होगा तो इम्पल्सिव फोर्स ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, हर्टिंग हो सकती है। और जो फुटबॉल है उस पर जब आप हिट करेंगे तो कंप्रेशन की वजह से टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा तो इम्पल्सिव फोर्स कम हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल इम्पल्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो अब हमारा जो आंसर अब बन रहा है यहाँ पर, तो वो बनेगा बीटा, टू इंक्रीज टाइम ऑफ कोलिजन। जब टाइम ऑफ खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है और वो गिरता है सर के बल, तो जो हेलमेट है वो क्या काम करता है, वो टाइम ऑफ कोलिजन को इंक्रीज कर देता है। जब टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा तो इसके अकॉर्डिंग जब टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा तो इम्पल्सिव फोर्स कम हो जाएगी, तो हेड पर जो इम्पल्सिव फोर्स लगनी है वो कम होने की वजह से इंजरी कम होएगी। अच्छा, ऐसा है कि वो कहता है ना कि अगर आपके सर पे ये बाल और ये खाल ना हो तो फिर कितने न्यूटन की फोर्स काफी होगी आपकी खोपड़ी को तोड़ने के लिए, बताइएगा जरा। 50 यस, 50 5 न्यूटन न्यूटन। की। लेकिन अगर ये बाल और खाल हो तो फिर कितनी फोर्स चाहिए होगी आपकी खोपड़ी को तोड़ने के लिए। यस, 50 न्यूटन, गुड। तो वैसे तोड़नी नहीं है खोपड़ी, ये खोपड़ी अल्लाह ताला सलामत रखे, ऐसे जस्ट ये एक इंफॉर्मेशन है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, एक और इसमें आखिरी बात हम करेंगे और फिर मैं आज का टॉपिक क्लोज करूंगा, हमारा टाइम भी हो चुका है। आखिरी बात ये है कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि विच बुलेट इज प्रेफर टू नॉकिंग द बियर डाउन। बियर को नॉक डाउन करना है इन नॉकिंग द बियर डाउन। कौन सी बुलेट को प्रेफर किया जाता है, रबर बुलेट। रबर बुलेट या लेड बुलेट। अच्छा, पहले तो रबर मतलब समझ बुलेट। ले, नॉकडाउन का मतलब होता है गिराना है उसको आपने। तो अब यस, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है, रबर बुलेट। रबर बुलेट क्यों, जब आप बियर को अगर आप लेड बुलेट से हिट करते हैं, लेड बुलेट क्या काम करेगी, वो उसकी बॉडी में इम्बीड कर जाएगी, उसकी बॉडी में जब इम्बीड करेगी तो टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा। टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ने से इम्पल्सिव फोर्स कम हो जाएगी, और इम्पल्सिव फोर्स कम होने से वो गिरेगा नहीं, वो आगे मूव। ऐसा होता है ना, बियर इतने मतलब होते हैं तो उनको अगर आपने एक बुलेट मार दी तो वो फौरन नहीं गिरेंगे, वो भागते चले जाते हैं, वो पकड़े ही नहीं जाते समटाइम, ठीक है ना। तो समटाइम बच्चे ये सोचते हैं कि वो बुलेट भारी है, वो लेड वाली, वो तो उसको मार के गिरा देगी, तो ऐसी बात नहीं है भाई। टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, उसके लिए गिरना मुश्किल हो जाएगा, वो गिरेगा नहीं, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके, दूसरी बात, जब आप रबर बुलेट से उसको हिट करते हैं तो रबर बुलेट क्या काम करती है, वो उसकी बॉडी में इम्बीड नहीं होती,
वो क्या काम करती है, वो उसकी बॉडी से टकराती है और बाउंस बैक होती है, और उसका टाइम ऑफ कोलिजन कम होता है। जब उसका टाइम ऑफ कोलिजन कम होता है तो फिर उसकी इंपल्सिव फोर्स ज्यादा होती है, वो एक अच्छा पुश देती है उसको। जब उसकी इंपल्सिव फोर्स ज्यादा होती है फिर वो गिराने में ज्यादा कारगर साबित होती है। सो इसका आंसर आपका होएगा कि वो कौन है, रबर बुलेट इज बेस्ट फॉर नॉकिंग द बेयर डाउन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे और साथ में इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं। ओके है मेरे सर बच्चों? अगर हमारे पास जी जी प्लीज। क्वेश्चन आए कि चेंज इन मोमेंटम है उसका एसआई यूनिट क्या है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? चेंज इन मोमेंटम हो या मोमेंटम हो, उन दोनों केसेस में हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं। लेकिन चेंज इन मोमेंटम का कोई स्पेसिफिकली ऐसा यूनिट नहीं पूछेगा, वो एक्चुअली मोमेंटम का ही पूछेगा वो। तो सॉरी, मोमेंटम का हमने लिया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड और इम्पल्स का लिया था न्यूटन सेकंड। यस, तो मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम को सेम एक तरह से कंसीडर करते हैं जब हम यूनिट्स की बात करते हैं। स्पेसिफिक फैक्टर्स में बेटा इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी के टू बॉडीज किस तरह की हैं, क्या बॉडीज हार्ड हैं या बॉडीज लाइक सॉफ्ट हैं, उस तरीके से उनका टाइम ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अगर हार्ड बॉडीज हैं तो उनका टाइम ऑफ कोलिजन शॉर्ट होगा, अगर सॉफ्ट बॉडीज हैं तो टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें हो सकती हैं। जी, टाइम ऑफ कोलिजन और जो इम्पल्सिव फोर्स है वो डिफरेंट बॉडीज के लिए डिफरेंट हो सकती है, और जो इम्पल्स है वो सेम होगी। वो डिपेंड करती है कि आपने फोर्स कितनी अप्लाई की, इम्पल्स अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।